हेलो एवरीवन, दिस इज अमित पांडे। वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। तो कैसे हैं आप लोग? तो बच्चों, आज की इस क्लास की हम बात करें ना, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा जो चैप्टर है वो शुरू करेंगे। हिस्ट्री का चैप्टर है, इतिहास का चैप्टर है। भाई इतिहास की जान है ये चैप्टर, और इस चैप्टर का नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। हिस्ट्री का नंबर 1 ही चैप्टर है, और अगर मैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से बात करूं तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं इस चैप्टर से हर साल पूछे जाते हैं। और इस चैप्टर की मैं बात करूं ना, तो ये कोई चैप्टर नया चैप्टर नहीं है। ये चैप्टर एक एक्सटेंडेड वर्जन है क्लास 9th में जो आपने चैप्टर पढ़ा था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो भाई अगर आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन नहीं पढ़ा है ना, थोड़ा उसको भी पढ़ लेना, उसके बाद ये चैप्टर जो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और क्लास 9th का आपको कहां याद रहता है? आपको कल का तो याद नहीं रहता कि सर अरे कल का तो याद नहीं, आप क्लास 9th की बात कर रहे हो, तो कोई बात नहीं, दोबारा से पढ़ लेना। और आपको वो भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं क्लास 9th का वो चैप्टर जो था ना, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जो उसमें रिलेटेड चीजें हैं जो इस चैप्टर में काम आने वाली है ना, वो मैं सारा रिवाइज करवाऊंगा। उसके बाद इस चैप्टर में आगे बढ़ूंगा। यानी कि सबसे पहले हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद इस चैप्टर के बारे में बात करेंगे। अच्छा, अब आपके मन में ना बहुत सारे क्वेश्चंस आने चाहिए। सर एक बात बताओ कि हम हमेशा यूरोप के बारे में हमेशा क्यों पढ़ते हैं? हमने 9th क्लास में भी फ्रेंच के बारे में पढ़ा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांस में क्रांति हुई। हमें क्या मतलब भाई, हम तो इंडिया में बैठे हुए हैं ना, वी आर एशियंस। हमारा जो कंट्री है इंडिया, वो एशिया नाम के कॉन्टिनेंट में आता है, और हम यूरोप कॉन्टिनेंट के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं भाई? इसका रीजन क्या है, इसके लॉजिक्स क्या है? तो बेटा एक बात बोलूं मैं, ये बात थोड़ा सा आपको चुभेगी, लेकिन ये रियलिटी है कि आज के टाइम पर जो आप चीजें देखते हो ना, लाइक मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर डेमोक्रेटिक, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर रिपब्लिक, एंड मोस्ट ऑफ द कंट्रीज हैव देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो सारे कॉन्सेप्ट है ना, फ्रीडम के, इक्वालिटी के, सोवरेनिटी के, ये सारे जो कॉन्सेप्ट है कहीं ना कहीं हमने इनसे ही बोरो किए हैं। और यूरोप की भी हम बात करें तो एक ऐसा देश जहां से सारी जो चीजें वो शुरू हुई। एक चिंगारी कहां से लगी थी? वो चिंगारी जो थी फ्रांस नाम के जो देश था उससे ही लगी थी। इसलिए हमने क्लास 9th में चैप्टर पढ़ा फ्रेंच रिवॉल्यूशन, क्योंकि जो आइडियाज है ना फ्रीडम के, इक्वालिटी के, ये सारे जो आइडियाज है कहीं ना कहीं वहां से ही ओरिजिनेट हुए हैं, और वहां से पूरे यूरोप में स्प्रेड हुए, और पूरे यूरोप से आप देखोगे पूरे दुनिया में फैल गए। और आज जो आप आइडियाज देखते हो वो आज रियल में आप देख पाते हो, आप वहां जी रहे हो एक्चुअली। तो इसकी वजह से हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा, और इसका जो एक्सटेंडेड वर्जन है जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि इसके पीछे की स्टोरी क्या थी। मतलब हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा कि भाई फ्रांस में क्रांति हुई थी और लोग बहुत नाराज थे अपने राजा से, और उसके बाद आप देखोगे फ्रांस जो होता है एक स्टेट बन जाता है, एक रिपब्लिक स्टेट बन जाता है, और फिर बहुत सारी चेंजेस हुए वहां पर। तो उसके आगे की जो कहानी है और उसके पीछे का जो बैकग्राउंड है हम जानेंगे आज के इस लेक्चर में। पार्ट 1 है आज, और पार्ट 1 में हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे, है ना। और जो एक पेंटिंग है जो कि आपके एनसीईआरटी में पहली पेज पे दे रखी है, उसके बारे में बात करेंगे हम। उसको थोड़ा सा एनालाइज करने की, एनालिसिस करेंगे उस पेंटिंग का कि भाई उस पेंटिंग में क्या छुपा हुआ है ना। उस पेंटिंग ही अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन है वो, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हैं वो हम आज के इस लेक्चर में जो है पढ़ने वाले हैं बेसिकली, ठीक है। चलिए, आई एम रियली सॉरी, ये जो रिमोट है खराब हो गया, चेंजर जो है इसका, सो मेरे को मैनुअली चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो भाई चैप्टर को आगे बढ़ाने से पहले एक ऑफर है आप सभी के लिए, अर्ली बर्ड ऑफर है ये। तो बेसिकली इसमें कुछ नहीं है, आपको अगर आप प्लस कोर्सेज को अवेल करते हो अनअकैडमी के, तो आपको प्लस कोर्सेज 30% फ्लैट ऑफ पे मिल जाएंगे। कुछ नहीं करना आपको जो है कूपन कोड यूज करना है, कूपन कोड यूज करना है। ये अर्ली बर्ड वाला कूपन कोड यूज कर लेना, मेरा वाला कर लेना, AP05। दोनों में से कोई भी कूपन कोड यूज करोगे तो आपका 30% फ्लैट ऑफ हो जाएगा। और ये जो ऑफर है अप्रैल 24 तक वैलिड है, उसके बाद ये ऑफर हट जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, और यहां पर हम थोड़ा सा चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। आज के इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? आज के इस लेक्चर में हम ये जो पेंटिंग है इसके बारे में बात करेंगे। फ्रेडरिक सोरियो जो बहुत बड़े पेंटर थे फ्रांस के, इनके बारे में हम बात करेंगे। 1848 में एक यूटोपियन विजन इन्होंने रखा था, उसके यूटोपियन का मतलब भी हम जानेंगे क्या होता है। उस पेंटिंग के बारे में बात करेंगे जो पेंटिंग इन भाई साहब ने बनाई थी, है ना। उसके बाद हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे, लेकिन हम उल्टा करेंगे। पहले हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम उस पेंटिंग के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद हम बात करेंगे आइडिया ऑफ नेशन के बारे में कि किस तरीके से फ्रांस के लोगों ने कौन कौन से स्टेप्स को लिया ताकि एक नेशनलिज्म की जो फीलिंग है वो डेवलप हो सके, ठीक है ना। अब एक काम करते हैं, फिर से आ जाओ पहले वाले स्लाइड पे। चेंजर की विदाउट चेंजर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है यार। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा मैनेज कर लो आपके सर मैनेज कर रहे हैं, आपके भैया मैनेज कर रहे हैं, तो ठीक है। चलो एक बात बोलूं, देखो ये चैप्टर जो है ना थोड़ा सा कहानी की तरह पढ़ना है यार। मतलब मजा तभी आएगा जब कोई चैप्टर जो है कहानी की तरह पढ़ो, एक केस स्टडी की तरह पढ़ो, है ना। यहां पर हम कुछ नहीं कर रहे, हम यहाँ पे एक हिस्ट्री के उस पहलू को उठा रहे हैं जो आप आज जी रहे हो, है ना। सोच के देखो, आप एक ऐसे देश में जी रहे होते जहां पे एक राजा जो है, एक मोनार्क जो है वो रूल कर रहा होता, और एक ऐसे क्लास जो होती है ना, एक ऐसी क्लास जो आप पर रूल कर रही है।
आपके पास ना कोई फ्रीडम है, ना कोई इक्वालिटी है। ऐसी ऐसी एक जगह पे आप जी रहे हो, सोच के देखो आपको कैसा लगता है। लेकिन आज हम बहुत लकी हैं, लाइक वी आर सो लकी कि हम एक ऐसे नेशन में रह रहे हैं जो कि एक डेमोक्रेटिक नेशन है, जहां पर सबको जो है इक्वालिटी है, सबके पास फ्रीडम है, राइट टू एक्सप्रेशन है। तो ये सारी जो चीजें फंडामेंटल राइट्स हैं उनके पास, इसलिए हम जी पा रहे हैं। सोच के देखो, उन लोगों से जाके पूछो जो नॉर्थ कोरिया में है ना, उन पे क्या बीतती होगी। क्लियर हुआ ना। तो ये एक नॉर्थ कोरिया परफेक्ट एग्जांपल है डिक्टेटरशिप का। तो ये सारी जो चीजें है ना, ये कहीं ना कहीं हमने लिया, कहीं ना कहीं किसी से बोरो किया हमने, और इसके लिए बहुत सारे लोगों ने अपनी जान भी दिया यार। कितने लोग मारे गए, उसके बाद जाके ये चीजें हो पाई। तो अगर मैं बात करूं थोड़ा सा, फिर से हम चलते हैं क्लास 9th में, थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया हो जाएगा आपको, है ना, कि सर मेरे को क्लास 9th का नॉस्टैल्जिया नहीं होगा क्योंकि हमने पढ़ाई की ही नहीं है, तो कैसा नॉस्टैल्जिया। हमें तो ऐसा लग रहा है कि सर आप पहली बार पढ़ा रहे हो, है ना। तो भाई फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में बहुत सारे बच्चों को पता होगा, लेकिन नहीं पता। तो सबसे पहले हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन से शुरुआत करेंगे। यानी कि होता है ना कि जब सेकंड पार्ट शुरू होता है तो फर्स्ट पार्ट का रिकैप दिखाते हैं। तो ये जो स्टार्टिंग में मैं थोड़ा सा रिकैप दिखा रहा हूं क्लास 9th का, क्लास 9th में क्या हमने पढ़ा था बेसिकली, और वो कैसे रिलेटेड है इस क्लास से। तो सबसे पहले मैं वो बताऊंगा, उसके बाद हमारा जो चैप्टर है, एक्चुअल में जो चैप्टर है वो शुरू होगा। ठीक है ना। स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपको बने रहना है, और ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं होगा, आधा घंटा 40 मिनट का जो लेक्चर होने वाला है, उससे भी कम में शायद हो सकता है। तो शुरू से लेके एंड तक जो है आपको 2x की स्पीड में या 1.75x की स्पीड में जो आप यूजुअली करते हो वो कर लेना है आपको। ठीक है, कुछ नहीं करना और समझना है ध्यान से, और कुछ भी नहीं करना, मतलब पेन कॉपी कुछ भी नहीं छूना, बस कहानी को सुनना है आपको। उसके बाद जो है जो भी नोट्स वगैरह आपको बनाने हैं वो बना सकते हो आप। चलिए, तो हम शुरू करते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन की मैं बात करूं तो यहां पर 1789 में एक रिवॉल्यूशन हुआ था। उसके बाद आप देखते हो फ्रांस जो है वो स्टेट बन गया था। अब अच्छा, ये जो 1789 जो है ना, इससे पहले कुछ तो कहानी रही होगी ना, मतलब हर एक्शन का रिएक्शन तो होता है ना कुछ, तो कोई एक्शन रहा होगा उसके बाद रिएक्शन हुआ है, मतलब जो जनता ने रिएक्शन दिया उसके पीछे कुछ ना कुछ तो एक्शन हुआ होगा ना। और वो एक्शन क्या हुआ, जनता नाराज क्यों थी अपने राजा से, तो इसकी कहानी थोड़ी हम जाने। जैसे हम बात करें, फ्रांस का जो राजा था वो बर्बन किंग था, और उसका नाम था लुई 16। तो बेसिकली इनकी जो फैमिली होगी तो उनकी फैमिली में लुई 1 होंगे, लुई 2 होंगे, तो ऐसे करके लुई 16 था। और इनकी एक शादी हो जाती है 20-21 साल की एज पे मारिया नाम की लड़की से, जो कि ऑस्ट्रिया की क्वीन होती है। जैसा आपने देखा होगा वो ऑस्ट्रिया से भी युद्ध लड़ेंगे अभी, है ना, मतलब अपने ससुराल पे ही अब युद्ध करेंगे। वो तो आपने कहानी देखी होगी, लेकिन उतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे, बस इस चैप्टर से रिलेटेड चीजें पढ़ लेते हैं। आपने देखा कि लुई 16 जो होता है वो काफी जो है इनएफिशिएंट राजा होता है, इनएफिशिएंट किंग होता है। उसके पास बहुत ज्यादा स्किल्स नहीं होती कि कैसे जो है किसी भी स्टेट को चलाना होता है। और इनका फ्रांस की जो तिजोरी होती है, इनका जो ट्रेजर होता है वो खाली हो जाता है। खाली क्यों हो गया वो भी आपने पढ़ा होगा कि भाई इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बहुत सारा लोन ले रखा था, इन्होंने खुद जो है अमेरिका को इंडिपेंडेंस दिलवाई ब्रिटेन से। और इनके जो शान और शौकत, भाई इनके जो खर्चे थे महंगे महंगे, उन सब की वजह से होता क्या है, फ्रांस की जो तिजोरी जो होती है खाली हो जाती है। ये सब आपने पढ़ लिया ऑलरेडी। फिर आप देखोगे ये क्या करते हैं, टैक्स बढ़ाने की बात करते हैं। और जब टैक्स बढ़ाने की बात करते हैं ना, और जनता तक जब ये बात पहुंचती है कि भाई ये राजा जो है टैक्स बढ़ाने वाला है, तो आप देखोगे यहां पर फिर रिएक्शन आना शुरू होता है। और प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम ये थी कि उस टाइम पर जो फ्रांस की सोसाइटी थी वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। फ्रांस की सोसाइटी थी बटी हुई थी। एक थी भाई, एक क्लर्जी ग्रुप था जिसको हम पादरी वर्ग हिंदी में बोलते हैं। इसमें जो जितने भी चर्च से रिलेटेड जो भी पुजारी वगैरह हैं वो आया करते थे, और इनको फ्रांस की सोसाइटी में या फिर पूरे यूरोप की हम बात करें सबसे ऊंचा दर्जा पर रखा जाता था। मतलब उस टाइम पे काफी ज्यादा लोग रिलीजियस हुआ करते थे। तो जो उनके धर्म गुरु हैं या फिर उनके जो पंडित हैं, जिनको हम पादरी बोलते हैं, फादर बोलते हैं, बिशप बोलते हैं, इनकी जो फैमिली होती है, इनसे रिलेटेड जो लोग होते हैं, उनको हम फर्स्ट स्टेट में रखते थे, क्लर्जी ग्रुप। फिर दूसरे नंबर पर नोबल्स आते थे, बड़े बड़े जो एरिस्टोक्रेट्स हैं, एलीट क्लास के जो लोग हैं, जिनके राजाओं से बहुत अच्छे रिलेशन हुआ करते थे। और थर्ड नंबर पे थे हम कॉमन लोग, हम जैसे गरीब या फिर जो मिडिल क्लास के जो लोग हैं। वो 3 क्लासेस में डिवाइडेड था। इसको हम फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट बोलते थे। प्रॉब्लम यह थी कि फर्स्ट और सेकंड यहां पे एग्जेम्प्टेड थे टैक्स से, उनको टैक्स में छूट थी, टैक्स नहीं देना पड़ता था उन्हें, मैक्सिमम जो टैक्स है वो नहीं देना पड़ता था। और टैक्स का पूरा जो बर्डन था किस पे था, थर्ड स्टेट पे था। अब हुआ क्या, जब इनका जो ट्रेजर था वो खाली हो गया, इनकी तिजोरी जब खाली हो गई, तो इन्होंने एक मीटिंग बुलाई, ईस्टर जनरल की मीटिंग बोलते थे। और उस टाइम ऐसा रूल था कि राजा जो है ना अकेले खुद इंडिविजुअली डिसीजन नहीं ले सकता टैक्स बढ़ाने का, उसको जो है मीटिंग बुलानी पड़ेगी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्टेट से। और हर स्टेट का एक वोट होता था, आपने याद होगा हर स्टेट का एक वोट हुआ करता था।
प्रॉब्लम ये थी कि फर्स्ट स्टेट में 300 लोग थे, सेकंड में 300 थे और थर्ड में 600 लोग थे, पूरे मिला के 1200 थे, लेकिन हर स्टेट का एक वोट था। 1 पर्सन इक्वल टू 1 वोट नहीं था, हर स्टेट का एक वोट था। अब यहां पे होता क्या था, फर्स्ट और सेकंड को तो राजा से कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि टैक्स तो उन्हें देना नहीं पड़ेगा, तो फर्स्ट और सेकंड हमेशा राजा के फेवर में ही वोट करते थे और थर्ड वाले यहां पर अकेले पड़ जाते थे, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड वालों की तो मिली भगत होती थी भाई। और थर्ड स्टेट के जो लोग थे ना, वो बेचारे हमेशा हार जाया करते थे। और हुआ यहां पे यही हुआ। क्या हुआ यहां पे हुआ ये कि भाई यहां पे जो थर्ड स्टेट के जो लोग थे ना, वो ये हार जाते हैं। वोटिंग क्यों हार जाते हैं? क्योंकि फर्स्ट और सेकंड जो स्टेट के जो लोग थे ना, उन्होंने राजा के फेवर में ही वोट किया। अब यहां पे प्रॉब्लम यहां से शुरू होती है। प्रॉब्लम क्या, असली प्रॉब्लम जो है यहां से शुरू हुई थी। अच्छा, अब एक चीज और रिलेट करवाऊंगा मैं इस चैप्टर से रिलेटेड, फिर आप देखोगे, फिर आप आसानी से इस चीज को जो है रिलेट कर पाओगे इस चैप्टर से। अब मैंने बोला कि 3 स्टेट हुआ करते थे। थर्ड स्टेट जो था, इसमें ये भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था। थर्ड स्टेट जो था, जिसमें कॉमन लोग आते थे, इसमें एक तो बहुत ज्यादा गरीब थे, बहुत ज्यादा लैंडलेस लेबर हो गए, और ये जो जितने मजदूर वगैरह जो होते हैं वो आते थे। उसके बाद आप देखोगे इसमें फार्मर्स भी आया करते थे, और सबसे ऊपर जो थे, मतलब इन गरीब लोगों में जो सबसे अमीर था, थर्ड स्टेट में जो सबसे अमीर लोग थे वो थे मिडिल क्लास। एक नई क्लास जनरेट होती है, इसको हमने बोला मिडिल क्लास, मध्यम वर्ग। और इसमें जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन का बहुत बड़ा रोल था। उस टाइम पर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ ना, और इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद आप देखोगे कि जो ये मिडिल क्लास था ना, एक नई सोसाइटी बन जाती है मिडिल क्लास की, जो ज्यादा पैसा कमा लेती है, बिजनेस कर लेती है, और जो थोड़े अमीर बन जाते हैं। और जब ये अमीर बन जाते हैं, पैसा आ जाता है, तो ये अपने बच्चों को भी पढ़ाने लगते हैं यार। और एजुकेशन क्या भाई, एजुकेशन तो एक वेपन है। एजुकेशन एक ऐसी चीज है जो आपके दिमाग में क्वेश्चंस लाती है कि भाई ये चीज जो हो रही है वो क्यों हो रही है, भाई हो क्यों रही है ये चीज, है ना। ये राजा जो है हम पर रूल क्यों कर रहा है, होता कौन है करने वाला। तो यहां पर एक नई क्लास जनरेट हुई। कौन सी वाली क्लास थी वो थी मिडिल क्लास। और मिडिल क्लास ने ही यहां पर रेस्पॉन्सिबिलिटी ली कि भाई हम क्या करेंगे, हम जो है यहां पर एक राष्ट्र का या फिर नेशन का जो है फॉर्मेशन करेंगे। और उन्होंने ये जो चीज है ना, एक फीलिंग जो है नेशनलिज्म की फीलिंग। अच्छा, अब यहां पे मैंने बात तो कर ही नहीं पाई भाई नेशनलिज्म की। भाई नेशनलिज्म की फीलिंग क्या होती है, व्हाट डू यू मीन बाय नेशनलिज्म? अगर मैं एक बहुत ही एक जर्नल मीनिंग बताऊं ना नेशनलिज्म का, तो हमेशा याद रखना कि देखो ये आईएसएम जो है ना, काइंड ऑफ ये क्या होता है, एक आइडियोलॉजी बन जाती है ना। इसे हम बोलते हैं हिंदी में राष्ट्रवाद। वाद या आईएसएम लग जाए कोई भी शब्द के एंड में, तो एक इट्स अ काइंड ऑफ आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी का मतलब क्या होता है, इसको हिंदी में हम बोलते हैं विचारधारा। मतलब कोई भी मेरा विचार है, मेरा कोई आइडिया है, और उस आइडिया को लोग एक बहुत ही बड़ा जो ग्रुप है वो फॉलो कर रहे हैं, तो धीरे धीरे वो जो चीज है ना, वो एक जो आइडिया होता है वो आइडियोलॉजी बन जाता है। तो एक नेशनलिज्म भी क्या है, एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो बताती है कि आपको अपने देश से ना प्यार करना है, आपको अपनी कंट्री से प्यार करना है, ना कि उस राजा से प्यार करना है। और उस टाइम पर एक प्रिंसिपल चलता था, डिवाइन प्रिंसिपल, दैवीय सिद्धांत। मतलब इसमें होता यह था कि भैया आप जो है ना, आप अपने राजा से अगर प्यार करते हो तो इट्स अ काइंड ऑफ नेशनलिज्म, वो वही राष्ट्रवाद है। तो ये क्या बात हुई भाई, राजा तो आते रहेंगे जाते रहेंगे। और ऐसा भी माना जाता था कि अगर आपने राजा की बात नहीं मानी, आपने उनके ऑर्डर्स को, रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया, तो इसका मतलब आपने जो है भगवान को नाराज कर दिया है। क्योंकि डिवाइन प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग ये जो राजा था ना, वो बेसिकली भगवान का भेजा हुआ एक मैसेंजर है, ऐसा कुछ माना जाता था। मतलब लोगों को बेवकूफ बनाने के जो है काम थे। यहां पे मिली भगत थी, यहां पे पादरी वर्ग थी और राजाओं की, है ना। पादरी वर्ग जो कहता था वो सबको मानना पड़ता था, और यहां पर जो राजा थे वही पादरी वर्ग से कहलवाया करते थे, ताकि लोग जो है मान जाए। उस टाइम लोग बहुत ज्यादा रिलीजियस हुआ करते थे, कोई भी रिलीजन के कोई भी अगेंस्ट नहीं बोलता था, रिलीजन को कोई अगेंस्ट नहीं बोला करता था उस टाइम पर। तो ये सारी जो चीजें ना उस टाइम पर फ्रांस में चल रही थी, और ऐसा नहीं सिर्फ फ्रांस में चल रही थी, पूरे यूरोप में चल रही थी। लोग बड़े परेशान थे, है ना। फिर यहां से ही क्या हुआ, आप देखोगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है हो जाता है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन यहां से हो जाता है। फिर आप क्या देखते हो, फ्रेंच रिवॉल्यूशन होता है और फ्रांस में एक कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है भाई। कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो जाता है। फिर आप देखते हो कि वो भी नहीं चलता। फिर आप देखोगे कि यहाँ पे डायरेक्टरी का जो उससे पहले जो जैकोबिन क्लब था उसका रूल आया, आपने देखा। मैक्स मिलर रॉबिस्पियर जो होता है वो राजा बन जाता है, लेकिन उसका जो रेन ऑफ टेरर जो था उससे लोग परेशान हो जाते हैं, उसके आतंकवाद से लोग परेशान हो जाते हैं, फिर उसको भी गिलोटिन कर दिया जाता है। आप फिर देखोगे उसके बाद डायरेक्टरी का रूल आता है, और डायरेक्टरी के रूल के बाद डायरेक्टरी भी नहीं चल पाती। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद जो है नेपोलियन आ जाता है ना। लेकिन यहां पर फिलहाल हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस लेक्चर में हम ये पढ़ने वाले हैं कि ये जो फीलिंग्स थी, नेशनलिज्म की फीलिंग्स जो थी, ये कैसे जनरेट हुई, है ना। इसके पीछे लोगों ने क्या क्या किया, कौन कौन से जो यहाँ पे स्टेप्स लिए, जिसकी वजह से फ्रांस एक रिपब्लिक बन पाया, या फिर बाकी के यूरोप में उस चीज का असर हुआ। क्योंकि आप देखोगे ना, पहले फ्रांस में तो वही हुआ, फ्रांस के अलावा जो है यहां पर दूसरे जो देश हैं, यहां पर जो मिडिल क्लास सोसाइटी जो जनरेट हो रही थी, जो ऑरिजिनेट हो रही थी, यहां पर भी असर देखने को मिलता है। और फिर उसके बाद आप देखोगे भारत पर भी इसका असर पड़ता है, लेकिन हम पर थोड़ा लेट पड़ा, 20वीं सेंचुरी में पड़ा। यहां पे 17-18 सेंचुरी में ये सारी चीजें हो चुकी थी।
क्लियर हुआ ना? इसलिए जो है हम यहां पर बात करने वाले हैं। तो आई होप आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा, क्योंकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही यहां पर ये जो चीजें है ना, ये जो मेन जो शब्द है ना नेशनलिज्म, ये शुरू होता है। मतलब अपने कंट्री से जो लगाव होता है, प्रेम जो होता है, उसको हम नेशनलिज्म बोल देते हैं। आज के टाइम पर मान के चलिए यार, आप जैसे इंडिया जो है, इंडिया मैच जीत जाता है ना, तो आप क्या बोलते हो? क्या बोलते हो आप? आपको खुशी होती है ना? पैसे देता है कोई आपको? इंडिया मैच जीत जाती है, आपको कोई पैसे देता है? एक पैसा मिलता है आपको, फिर भी खुशी होती है ना? ये क्या है? ये एक फीलिंग ही तो है आपके लिए, जो अपने देश के लिए आ रही है। और ये देश के लिए फीलिंग क्यों आती है? क्योंकि आपकी एक जो है कॉमन आइडेंटिटी है, एक साझा पहचान है आप लोगों की। और यहां पे नेशनलिज्म के ना कोई एक कारण नहीं होता, नेशनलिज्म का कोई एक रीजन नहीं होता, बहुत सारे रीजन होते हैं। सोच के देखिए, आपके अंदर नेशनलिज्म क्यों है? कि भाई आप जहां पर रह रहे हो, ऐसे नहीं है वहां पे आप नए नए गए हो, वहां पे आप हजारों सालों से रह रहे हो यार। आपके जो एंसेस्टर्स थे वो भी रहते थे, आपके जो एंसेस्टर्स थे उन्होंने भी अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, उससे पहले बहुत सारे जो फॉरेन इन्वेडर्स थे उनसे भी लड़ाई लड़ी, और वो वहीं पे रह रहे हैं। लोग जो है, कल्चर सेम है, लैंग्वेज सेम है। तो कहीं पे आप अगर रह रहे हो तो वहां से आपको लगाव हो जाता है, उस जमीन से आपको लगाव हो जाता है, अटैचमेंट्स हो जाते हैं। अटैचमेंट तो हो ही जाते हैं यार, हमें हर किसी से हो जाते हैं, है ना? तो वो तो आप एक ऐसी जमीन पर रह रहे हो जहां आप हजारों सालों से रह रहे हो। तो यही जो चीजें होती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। लैंग्वेज भी होती है, इंडिया में लैंग्वेज एक वन ऑफ द फैक्टर नहीं है एक नेशनलिज्म का, लेकिन फिर भी लैंग्वेज भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं कहीं ना कहीं अपने देश को प्यार करने के लिए कोई ना कोई कारण चाहिए होता है। किसी को प्यार करने के लिए आपको कारण चाहिए होता है, आपके पास रीजन, एक रीजन होना चाहिए, वैलिड रीजन होना चाहिए। तो आप अपने देश से प्रेम क्यों करते हो? तो यही सारे कारण होते हैं। तो वही तो हम पढ़ने वाले हैं ना, कि ये यूरोप में सारी चीजें कैसे हुई। तो आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन तो थोड़ा सा पढ़ लिया होगा, है ना? मैंने जितना भी बताया आपको उतना ही बहुत जरूरी है। बस एक आपको रीजन पता लग गया कि ये सारी जो चीजें क्यों हुई। अब इसका एक एक्सटेंडेड वर्जन हम पढ़ने वाले हैं कि फ्रांस के लोगों ने क्या क्या चीजें की। और उससे पहले हम एक पेंटिंग के बारे में बात करेंगे कि भाई जो पेंटिंग थी, जो कि फ्रेडरिक सोरो ने बनाई थी, इसके क्या मायने हैं, क्या इंपॉर्टेंस है इस पेंटिंग का। इतनी छोटी सी पेंटिंग जो है, जो कि चार चित्रों से मिलकर बनी हुई है, 4 पेंटिंग से मिलकर बनी हुई है, और इसके क्या मायने हैं, क्या समझाती है पेंटिंग, ठीक है ना? तो ये सारी चीजें हम जो है देखने वाले हैं। क्लियर हुआ? चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। हाँ, तो हम ये दोनों जो है टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। क्लियर हुआ? चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। अब यहां पे थोड़ा सा आप देखोगे यहां पर, ये पेंटिंग देखो ध्यान से। ये आपके पहले पेज पे दे रखी है एनसीईआरटी के, और एनसीईआरटी के जो पहले पेज पे दे रखी है ना पेंटिंग। अब इस पेंटिंग में आप देखोगे ना, अलग अलग आप यहां पर पेंटिंग्स देख सकते हो। उसमें ये पेंटिंग आप 4-5 में डिवाइड कर सकते हो। एक तो ये वाला जो पार्ट हो गया, ये वाला जो पार्ट है ना? एक ये जो पूरी लंबी सी लाइन लगी हुई है ना? एक ये है लिबर्टी का जो साइन है, एक जो प्रतीक है लिबर्टी का, और एक यहां पे आप ये देखो, यहां पे ये कुछ टूटी फूटी जो चीजें हैं वो पड़ी हुई हैं। अच्छा, यहां पे क्या लिखा हुआ है? सोरो यूटोपियन विजन। यूटोपियन का मतलब क्या होता है? यूटोपियन नाम आपने बहुत सुना होगा, यूटोपियन सोसाइटी। यूटोपियन होता क्या है? तो यूटोपियन को वैसे हम हिंदी में देखें ना, हिंदी में अगर सर्च करोगे आप, तो यूटोपियन का मतलब होता है स्वप्नदर्शी। मतलब जो चीजें सपने में हो रही हैं, जो रियल में हकीकत में नहीं हुई है या फिर पॉसिबल नहीं है, उसको हम यूटोपियन बोल देते हैं। तो जैसे 1848 में इन भाई साहब ने 1848 में ये पेंटिंग बनाई। तो 1848 में ज्यादातर जो नेशंस थे वो धीरे धीरे नेशंस में कन्वर्ट हो रहे थे, धीरे धीरे रिपब्लिक या फिर डेमोक्रेटिक बन रहे थे। उस टाइम पर तो ये जो चीजें हैं वो सपने ऐसी लगती थी। जैसा आज के टाइम की हम बात करें, आज के टाइम ये जो सारी जो चीजें हैं ना, वो रियलिटी में कन्वर्ट हो चुकी है। लाइक मोस्ट ऑफ द कंट्रीज हैव देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। तो आज के टाइम पर तो ये रियलिटी में कन्वर्ट हो गई ये सारी चीजें। लेकिन आज से अगर थोड़ा सा 150-200 साल पहले इमेजिन करोगे, तो सारी जो चीजें हैं वो सपने ऐसी लगती थी यार, हकीकत में हो ही नहीं सकती, या फिर होंगी तो बहुत लेट होंगी। तो इसलिए हमने क्या बोल दिया इसको, ये जो पेंटर है ना, इसने एक ऐसा चित्र बनाया है, ऐसी पेंटिंग बनाई है जो शायद एक अभी रियलिटी में जो है एग्जिस्ट नहीं करती। वो जो चीजें हैं वो रियल में शायद नहीं हो रही, लेकिन शायद मे भी फ्यूचर में हो जाके। क्लियर है ना? इसलिए इसको बोला गया है यूटोपियन विजन। मतलब एक इमेजिनरी वर्ल्ड है। क्या है? एक इमेजिनरी वर्ल्ड। बेटा मेरी राइटिंग बहुत गंदी है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, आई एम रियली सॉरी, ठीक है ना? चलिए, अब इस पेंटिंग को ध्यान से देखो यार। इस पेंटिंग को, ये पेंटिंग ना अपने आप में बहुत सारे क्वेश्चन यहां से इस पेंटिंग से आ जाते हैं। अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है पेंटिंग। तो जैसे आप देखोगे ये लाइन लगी हुई है, तो सबसे पहले हम एक एक करके डिकोड करना शुरू करते हैं क्या क्या बोल रहा है पेंटिंग में। तो ये बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, कतार लगी हुई है। यहां पे आप देखोगे अलग अलग आपको फ्लैग्स दिखेंगे, ये देखो अलग अलग फ्लैग्स दिखेंगे। अब ये क्या, ये जो लंबी कतार है ना, किस चीज के लिए लगी हुई है? ये आजादी की, नेशन की, फ्रीडम, रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक नेशन, इन सब की जो है मांग लेके जो है लोग खड़े हुए हैं लाइन लगा के, लंबी कतार लगा के।
और यहां पर ये जो लंबी कतार लगी हुई है ना, ये जो पूरी लंबी कतार लगी हुई है, ये किसके लिए लगी हुई है? लिबर्टी के लिए, रिपब्लिक के लिए। वो चाहते हैं हमारा देश जो है देश की पहले उस टाइम पर तो एम्पायर्स हुआ करते थे, तो चाहते थे हम जहां रह रहे हैं वहां एक नेशन फॉर्म हो, एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, एक रिपब्लिक होना चाहिए। रिपब्लिक मतलब जहां पर जो उनका हेड है वो एक इलेक्टेड होना चाहिए, हेड उनका इलेक्टेड होना चाहिए, एक डेमोक्रेसी होनी चाहिए, लोगों के पास फ्रीडम इक्वालिटी होनी चाहिए। तो ये इन सबकी धारणा लेके यहां पर, इन सबकी फीलिंग्स को लेके यहां पर ये लोग लंबे इस मतलब एक होता है ना होप में लोग खड़े हुए हैं लाइन लगा के, यार हमें भी मिलेगी आजादी, आजादी है ना। तो यहां पे देखो ये सारे लोग जो है खड़े हुए हैं, और ये लोग खड़े हुए हैं ना, और यहां पर ये एक स्टैचू को क्रॉस कर रहे हैं, और इस स्टैचू को क्या बोलते हैं? स्टैचू ऑफ लिबर्टी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। अब ये स्टैचू जो लिबर्टी का है, अब ये भी अपने आप में एक कहानी बताता है। जैसे एक मशाल लेके खड़ी हुई है ना, ये जो दीदी हैं मशाल लेके खड़ी हुई हैं। अच्छा ये एक है क्या बेसिकली, ये जो स्टैचू है ना वो लिबर्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा अब यहां पे क्या हुआ, जो लिबर्टी है आपकी, जो आपकी आजादी है, जो लिबर्टी का मतलब ही क्या होता है कि आपके पास आजादी है, क्वालिटी वगैरह है, सब लिबर्टी में ही आ जाता है। ये जो एक एलिगरी जो है ना, वो एक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वो एक एलिगरी जो है आपका, वो लिबर्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि यहां पे जो पेंटर है ना, इसने यहां पे जो पेंटर है बेसिकली इसने क्या किया, इसने जो है इस एलिगरी को लिबर्टी की तरह रिप्रेजेंट करवाया। पहले होता क्या था, एलिगरी क्या होता है? एलिगरी को हम हिंदी में बोलते हैं रूपक। यानी कि हम क्या करते हैं, हम अपने जो हमारी जो थिंकिंग होती है, हमारे जो विचार होते हैं, उसको हम एक किसी ना किसी विमेन जो फिगर होता है, एक ह्यूमन फिगर में के रूप में जो हम बना देते हैं उसको। तो यहां पे जो एक आपको ह्यूमन फिगर जो दिख रहा है, जो कि एक विमेन के फॉर्म में है, वुमेन के फॉर्म में है, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये लिबर्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इन्होंने अपने हाथ में एक मशाल पकड़ा है, ये एनलाइटमेंट का जो है साइन है कि भाई लोगों के पास एजुकेशन आ गई है, अब लोग जो है समझदार हो गए हैं, उन्हें अपने राइट्स के बारे में जो है पता है, उन्हें अपने जो है राइट्स के बारे में पता है। क्लियर है ना? और यहां पर दूसरे हाथ में देखोगे आप, दूसरे हाथ में उन्होंने एक किताब पकड़ रखी है जिसमें जो है मेंस के राइट्स के बारे में लिखा है। अब आपको कहोगे सर मेंस के राइट्स के बारे में लिखा है, इसका मतलब विमेन के राइट्स नहीं थे? तो बेटा देखो उस टाइम पर ये शो करता है उस टाइम पर कि उस टाइम पर विमेन के पास इतने सारे राइट्स नहीं थे। तो आप देखोगे ना, आपकी बुक में भी लिखा है राइट्स ऑफ मैन। मैन क्यों लिखा हुआ है? वुमेन नहीं थी क्या उस टाइम पर? वुमेन नहीं थी, ऑब्वियस सी बात है वुमेन थी भाई। जितना पार्टिसिपेशन मैन का रहा है उतने विमेन का रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम ये थी उस टाइम पे जो एक मैन डोमिनेंट सोसाइटी हुआ करती थी उस टाइम पर, और उस टाइम पर विमेन को कोई राइट्स नहीं होते थे। तो यहां पर ये जो एक आप बोल सकते हो जो किताब पकड़ी हुई है ना, ये किसकी राइट? ये एक बुक है जिसमें आपके राइट्स लिखे हुए हैं, आपके अधिकार लिखे हुए हैं। ठीक है, आई होप आपको इतनी जो चीजें हैं वो क्लियर हो गई होंगी। अब आप देखोगे कि जितनी लाइन है ना, ये अलग अलग फ्लैग्स को लिए हुए हैं। आप देखो यहाँ पे फ्रांस का फ्लैग है, उसके आगे देखोगे ये अमेरिका का फ्लैग है। इसका मतलब क्या हुआ, जो जो इस पेंटिंग को, यानी कि ये जो एलिगरी है उसको क्रॉस करते हुए जा रहा है, जो जो इस एलिगरी को क्रॉस करते हुए जा रहा है, उसको जो यहाँ पर लिबर्टी मिल गई है। उनके देश में एक डेमोक्रेटिक नेशन बन चुका है, एक नेशन फॉर्म हो गया है जो जो इस एलिगरी को रिप्रेजेंट क्रॉस करते हुए जा रहा है। आप देखोगे जो जर्मनी है, जर्मनी अभी जस्ट सामने खड़ा हुआ है, क्योंकि ये 1848 में बनी थी ना, तो 1848 में जर्मनी एक नेशन नहीं बना था। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा पीछे, और इससे पीछे आप देखोगे ऑस्ट्रिया वगैरह जितने भी जो हैं यहां पर जो देश हैं वो खड़े हुए हैं अपने फ्लैग के साथ में, और वो इसी चीज की मांग कर रहे हैं, लिबर्टी की, है ना। तो ये सारी चीजें दिखाई गई हैं। अच्छा अब आ जाओ यहां पर, आप देखोगे सर ये क्या है ऊपर, ये ऊपर कौन है? तो भाई ये सब एंजल्स है। देखो ये जीसस क्राइस्ट है, तो ये सब अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, ये सब अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि हाँ भाई यार हम भी यही चाहते थे। तो ये सब लोग इनको मिलकर, ये जो एंजल्स हैं इनको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट ये क्या है, ये जब टूटे फूटे कपड़े हैं और यहां पर टूटे फूटे ये जो कुछ अंश पड़े हुए हैं, रिमेन्स पड़े हुए हैं, ये किसके हैं भाई? तो ये डेस्पोटिक जो मुनार्की थी उसके कुछ ये रिमेन्स पड़े हुए हैं। मतलब यहां पर जो मुनार्की है वो कंप्लीटली खत्म हो गई है या फिर खत्म होने वाली है, तो उसको ये चीज रिप्रेजेंट कर रही है। तो सोच के देखो ये जो पेंटिंग है, इतनी छोटी सी पेंटिंग है, वो अपने आप में कितना कुछ जो है कह जाती है। तो आई होप आपको ये जो पेंटिंग है वो क्लियर हो गई होगी, है ना। इस पेंटिंग की जो स्टोरी है वो पीछे की, वो क्लियर हो गई होगी। यहाँ पे देखोगे ना, देखो यूएस को और स्विट्जरलैंड को, यहाँ पे इन दोनों को आजादी मिल चुकी है ना। फ्रांस को भी मिल गई है 1848 में, ये सामने खड़े हुए हैं। उसके पीछे आप देखोगे जर्मनी है, जर्मनी के पीछे ऑस्ट्रिया वगैरह जो देश है वो खड़े हुए हैं। ये सारी चीजें जो पेंटिंग है बोलना चाह रही है। क्लियर हुआ ना? तो आपको याद रखना है, इस पेंटिंग के पीछे की स्टोरी भी आपको याद होनी चाहिए। क्लियर हुआ ना? आई होप आपको इतनी जो चीजें हैं वो बहुत अच्छे से जो है क्लियर हो गई होंगी। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे बात कर लेते हैं किसके बारे में, अब बात कर लेते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको, तो वही लिखा हुआ है, द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द
फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन, हम फ्रांस के बारे में क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि ये जो पहला एक्सप्रेशन था ना नेशनलिज्म का, ये जो कॉन्सेप्ट है जो ये ओरिजिनेटी कहां से हुआ है? ओरिजिनेटी कहां से हुआ है? फ्रांस से ही हुआ है ना। ट्रांसफर ऑफ सोवरेनिटी फ्रॉम मोनार्की टू बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजंस, ये कब हो गया था? 1789 में, है ना। यही तो हुआ था ना, एक स्टेट के फॉर्म में फ्रांस का जन्म हुआ। द रिवॉल्यूशन प्रोक्लेम दैट इट वाज द पीपल हु वुड henceforth constitute the nation and shape its destiny। मतलब यहां पे बोला जाता है कि भाई ये लोग जो होते हैं ना, किसी देश के लोग जो होते हैं वो उस देश का फ्यूचर होते हैं, वही उस देश की जो डेस्टिनी होती है उसको शेप देते हैं, या फिर उसको, है ना, उसको जो है उसकी डेस्टिनी को बनाते कौन है? उस देश के जो सिटीजन होते हैं वो बनाते हैं। तो ये चीजें तो ऑलरेडी मैं आपको बता दी हैं, ठीक है ना। चलिए अब यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, एक लास्ट टॉपिक है ये, इसके बाद हम अपनी क्लास को एंड करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहां पे बोला जा रहा है कि कौन कौन से प्रैक्टिसेस जो थी, कौन कौन से मेजर्स जो थे वो फ्रांस के लोगों ने लिए कि अपने देश में नेशनलिज्म या फिर एक ऐसी फीलिंग को डेवलप की कि हाँ हम किसी राजा के नहीं है, हम उस देश के हैं। राजा तो आते जाते रहेंगे, जैसे आप जो होता है ना, आप किसी पॉलिटिशियन को वोट देते हो तो आप पॉलिटिशियन को थोड़ा ना देते हो, आप तो एक ऐसे पॉलिटिशियन को देते हो जो देश के लिए भला करे, ठीक है ना। भाई पॉलिटिशियन तो आते जाएंगे, हर 5 साल बाद आएंगी सरकारें, आएंगी जाएंगी, लेकिन देश तो रहना, देश तो रहेगा ना। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी तो एक कहा था कि भाई सरकारें आती रहेंगी जाती रहेंगी, लेकिन देश रहना चाहिए। तो ये जो फीलिंग है ये कैसे आई थी भाई? तो इसके लिए कौन कौन से प्रैक्टिसेस की फ्रांस के लोगों ने और कौन कौन से मेजर्स लिए जिसकी वजह से सारी चीजें हो पाई। और उस टाइम पर आप देखोगे, उस टाइम पर जो एक मिडिल क्लास सोसाइटी थी ना, वो एक फॉर्म हो गई थी, और इस मिडिल क्लास सोसाइटी में लोग पढ़े लिखे थे, जो इलिटरेट लोग थे ना उनको भी इन्फ्लुएंस कर रहे थे। समझ में आ गया ना। तो ये ऐसा नहीं है कि खुद ही, मतलब क्योंकि मिडिल क्लास में जो लोग थे वो बहुत कम थे, ज्यादातर जो लोग थे, मैक्सिमम जो लोग थे वो फार्मर्स थे, वर्कर्स थे, लैंडलेस लेबर थे और इलिटरेट थे। तो उनको समझाना भी बहुत जरूरी था भाई। जब तक उन्हें पता नहीं लगेगा कि भाई ये चीज होती क्या है तो फिर कोई फायदा नहीं है। तो इन्होंने कौन कौन से मेजर्स लिए उसकी बात की जा रही है। अब यहां पे ना यहां पे एक कॉन्सेप्ट लाया गया कि भाई देखो आप कहां रह रहे हो? आप फ्रांस में रह रहे हो, तो फ्रांस में रहने वाले लोग जो हैं अपनी जमीन को क्या बोलेंगे? द फादरलैंड, यानी कि इसको फ्रांस में बोलते हैं ला पैत्रे। फ्रेंच भाषा में से क्या बोलते हैं? ला पैत्रे, फादरलैंड। जैसे हम बोलते हैं ना मदरलैंड, हमारे क्या है? भारत माता की जय, हमारी मदरलैंड है। तो यहां पर अपने देश के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? फादरलैंड, ला पैत्रे, है ना। अब जब सब लोग बोलेंगे तो भाई हमारा पूरा फ्रांस जो है क्या है? ला पैत्रे। क्लियर हुआ? अपने सिटीजन्स को इन्होंने अलग नाम दिया, यानी कि जो फ्रांस में रहने वाले सिटीजन्स हैं वो क्या कहलाएंगे? तो कहलाएंगे ले सिटोयन, द सिटीजन ऑफ फ्रांस। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये सारे शब्द जो हैं बोले गए। सबसे बड़ी बात, आज के टाइम पर देखोगे आप, मॉडर्न टाइम में देखोगे, प्रेजेंट टाइम में देखोगे, हर कंट्री का कोई ना कोई फ्लैग होता है, हर कंट्री का झंडा होता है ना। ये कॉन्सेप्ट भी कहां से आया था? ये कॉन्सेप्ट भी यहां से आया था। और यहां पर हुआ क्या? यहां पर ऐसा ही नहीं सिर्फ फ्रेंच फ्लैग को लाया गया, जो किंग का जो भी उनके साइन वगैरह होते हैं, किंग का अलग झंडा हुआ करता था ना, अलग अलग एम्पायर्स का अलग अलग फ्लैग हुआ करते थे, इन सबको हटा दिया गया, इन सबको हटा दिया गया। क्लियर हुआ ना? इन सबको जो है हटा दिया गया, है ना। और यहां पर एक फ्रेंच ट्राई कलर जो है फ्लैग इंट्रोड्यूस करवाया गया कि भाई हमारा फ्रांस का जो है एक अलग से फ्लैग होगा। हमारे देश का भी फ्लैग है, हर देश का फ्लैग होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट कहां से आया था? यहां से आया था। और जितने भी रॉयल स्टैंडर्ड फ्लैग जो थे, जो कि किसी डायनेस्टी को रिप्रेजेंट करते थे, उन सबको जो है हटा दिया गया, ठीक है ना। द स्टेट जर्नल वॉज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजंस एंड रिमेन द नेशनल असेंबली। अब यहां पे एक चीज हुई, अब याद करो, ये तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से रिलेटेड है, चैप्टर 9 से। यहां पे हुआ क्या था? स्टेट जनरल की असेंबली होती थी, है ना, याद करो, स्टेट जनरल की असेंबली होती थी। इसको क्या हुआ था? लोग गुस्सा होके टेनिस कोर्ट में आए थे। टेनिस कोर्ट में आके क्या हुआ था भाई? टेनिस कोर्ट में आके क्या हुआ था? उन्होंने एक नेशनल असेंबली को फॉर्म किया था। तो स्टेट जनरल को हटा दिया गया और नेशनल असेंबली को फॉर्म किया गया, और यहां पर जो लोग आएंगे वो इलेक्टेड आएंगे। और ये जो लोग आएंगे ना, इन्हें कौन चुनेगा? पैसिव सिटीजंस। अब यहां पे थोड़ी प्रॉब्लम थी कि यहां पे ना वोट देने का राइट हर किसी को नहीं था, जो कि थोड़ा सा जिसपे प्रॉपर्टी थी, जो टैक्स देता था, जो 25 से ऊपर का था और जो पढ़ा लिखा था वही वोट डाल सकता था। तो इसमें मोस्ट ऑफ द जो पॉपुलेशन थी वो तो एलिमिनेट ही हो जाती थी, है ना। लेकिन फिर भी कुछ तो शुरुआत हुई ना, और विमेन को भी राइट्स नहीं थे। तो ये सारी जो चीजें हैं वो उस टाइम पे चल रही थी फ्रांस में। तो इस नेशनल असेंबली को सिलेक्ट कौन करेगा, चुनेगा कौन? तो वो नेशनल असेंबली चुनेगी, है ना। नेशनल असेंबली को चुनेगा कौन? सॉरी, एक्टिव सिटीजन, आई एम रियली सॉरी, एक्टिव सिटीजन जो होंगे वो इस नेशनल असेंबली को चुनेंगे। अब क्या हुआ भाई? अब देखो यहां पर आप देखोगे कि आपने सुना होगा कि वहां पर देखो हर देश का एक नेशनल सॉन्ग होता है, नेशनल एंथम होता है। तो फ्रांस का भी था भाई, फ्रांस का भी नेशनल सॉन्ग था, नेशनल एंथम था, मार्शले। आपने याद होगा जब वो लोग लड़ने गए थे तो उन्होंने गाना गाया था। अब आपको ये बताना कमेंट में किसने बनाया था ये गाना, मतलब किसने लिखा था ये गाना, सॉन्ग किसने लिखा था जब वो
चढ़ाई कर रहे थे ना ऑस्ट्रिया पे और इन सब सारी कंट्रीज पे, तो यहाँ पर एक हमारे जो मतलब फ्रांस के जो लोग थे उसके लिए जो इन्होंने सॉन्ग लिखा था जब वो लड़ने गए थे, तो यहाँ पे एक न्यू जो हाइम्स है ना, और नेशनल सॉन्ग जो है ये सब जो है डेवलप किया गया ताकि जो लोग शहीद हुए हैं, जो कि फ्रांस के लिए लड़ते हुए मारे गए हैं या फिर शहीद हुए हैं, उनके लिए, उनको जो है सम्मान के लिए, उनकी रेस्पेक्ट करने के लिए सारी जो चीजें वो की जा रही थी। ये सारी जो चीजें उन्होंने स्टेप्स लिए। और क्या क्या हुआ, और देखो क्या हुआ यहां पर, देखोगे आप। अब सबसे बड़ी चीज हुई यहां पे एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम बनाया जाता है। अब तक क्या था, अब तक हुआ ये था कि फ्रांस जो है बहुत बड़ा था और फ्रांस में जो एडमिनिस्ट्रेशन था ना, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, प्रशासन। जैसे आप में से कई सारे लोगों को आईएएस आईपीएस वगैरह बनना होगा, तो आईएएस आईपीएस का काम क्या होता है, यही तो काम होता है उनका, प्रशासन को देखना। जिले के या डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन को कौन देखता है, डीएम देखता है, आईपीएस देखता है ना। तो पहले क्या था, पहले पूरे फ्रांस में अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था। अब इसको क्या कर दिया, इसको सेंट्रलाइज कर दिया। मतलब होगा क्या होगा, ये पूरे फ्रांस को चलाने के लिए एक सेंट्रल सिस्टम बना दिया गया। मतलब उसी के हिसाब से पूरे फ्रांस में एडमिनिस्ट्रेशन होगा। ऐसा नहीं है कि वहां पर अलग हो रहा है, किसी कोने में अलग हो रहा है, हर जगह एक सेंट्रलाइज सिस्टम जो है बनाया जाएगा फ्रांस को चलाने का, फ्रांस को मैनेज करने का। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए यहां पर क्या हुआ भाई, एक चीज और हुआ। अब फ्रांस के अंदर ही ना बहुत सारी कस्टम ड्यूटीज लगाई जाती थी। कस्टम ड्यूटीज मतलब क्या होता है कि अगर आप एक स्टेट या फिर एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रहे हो, उस बॉर्डर पर आपको एक टैक्स पे करना पड़ता है दूसरे स्टेट में या फिर दूसरे कंट्री में जाने के लिए। इट्स कॉल्ड कस्टम ड्यूटीज। अब जो फ्रांस में इंटरनल कस्टम ड्यूटीज लग रही थी ना, इंटरनल यानी कि फ्रांस के अंदर ही जो लग रही थी, उन सबको जो है रिमूव कर लिया गया, है ना। और यहां पर एक यूनिफॉर्म सिस्टम जो था वो वेट और मेजरमेंट का। पहले क्या होता था, पहले नापने तोलने का तरीका जो होता था ना, वेट और मेजरमेंट का तरीका जो था वो थोड़ा अलग अलग था। मतलब कोई एक सेम वेट आपके लिए कुछ और है, किसी और के लिए कुछ और है, तो वेट और मेजरमेंट का तरीका भी अलग अलग था कई जगहों पर। अब उसको एक यूनिफॉर्म कर दिया, है ना। यूनिफॉर्म जो है एक सिस्टम को यहां पर अपनाया गया वेट और मेजरमेंट को लेके। क्लियर हुआ। चलिए अब यहां पे क्या हुआ भाई, यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज और हुई, फ्रेंच लैंग्वेज को जो है यहां पर बढ़ावा दिया गया, मोटिवेट किया गया उसको। और जो रीजनल डायलेक्ट जो थे ना, यानी कि ये जो रीजनल लैंग्वेज जो होती हैं, इनको जो है थोड़ा सा हटाया गया या फिर डिस्करेज किया गया। और फ्रेंच लैंग्वेज को इन्होंने एक नेशनल लैंग्वेज भी बोला और फ्रेंच को ही बहुत ज्यादा प्रमोट किया इन लोगों ने, ताकि फ्रेंच सारे जब फ्रेंच बोलेंगे तो यहां पे क्या आएगा, यहां पे एक फिर भाई अपने वाली भावना, अपनत्व की भावना आएगी, एक फीलिंग आएगी, है ना। एक आइडेंटिटी डेवलप हो जाएगी, एक कॉमन आइडेंटिटी कि भाई हम भी फ्रेंच बोल रहे हैं, आप भी फ्रेंच बोल रहे हो, हम सब फ्रेंच बोल रहे हैं, तो भाई भाई, है ना। तो ये सारी जो चीजें हैं वो यहां पर फ्रांस के लोगों ने की। तो आई होप आपको इतनी सारी जो चीजें हैं ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। क्लियर हुआ, जल्दी से बताइए फटाफट से। अब देखो, द revolutionary declared that it was the mission and destiny of the French nation to liberate the people of the Europe from despotism। अब यहां पे जो रिवॉल्यूशनरी जो थे, जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है कहीं ना कहीं फ्रांस को आजाद करवाने में, उनका ये मिशन था कि भाई यहां पर ना फ्रेंच नेशन को हमें क्या करना है, हमें लिबरेट करना है। किससे लिबरेट करना है, डेस्पोटिज्म से। डेस्पोटिज्म का मतलब क्या होता है, डेस्पोटिज्म का मतलब होता है कि किसी चीज पे किसी चीज पे ना रोक ना हो। डेस्पोटिक मतलब क्या होता है, निरंकुश, मतलब जिस पे कोई रोक ना हो, जिस पे कोई अंकुश ही ना हो, जिसको कोई रोक ही ना सके, उसको हम डेस्पोटिज्म बोल देते हैं। तो यहां पे किसकी बात हो रही है, डेस्पोटिज्म मतलब यहां पे राजा की बात हो रही है, इसको एलिमिनेट ही करना था पूरा पूरा। तो व्हेन द न्यूज ऑफ events in France reached the different cities of Europe, students and other members of educated middle class began setting up in Jacobin clubs। अब हुआ क्या, अब ऐसा नहीं था फ्रांस ने सिर्फ अपने ही कंट्री में किया, आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में, ये जो लिबर्टी का ये जो एक झुंझुना पकड़ाया था ना सबको, मतलब स्टार्टिंग में तो वही था कि लिबर्टी जो थी ना, ऐसा नहीं है सिर्फ फ्रांस में ही फैली। फ्रांस की जो आर्मी थी, इसने बाकी के देशों में भी यहां पर अपने जो आइडियाज हैं, अपने जो थॉट्स हैं नेशन के, वो फैलाने शुरू कर दिए। और इसमें जैकोबियन क्लब का बहुत बड़ा रोल था। तो ये सारी बातें बोली जा रही हैं, है ना। एंड देयर एक्टिविटीज एंड कैंपेन्स प्रिपेयर्ड द वे फॉर द फ्रेंच आर्मी व्हिच मूव्ड इन द हॉल। हां, अब यहां पे क्या हुआ, ये जो कैंपेन चलाए थे इन लोगों ने, है ना, इन लोगों ने जो अदर कंट्रीज में कैंपेन चलाए थे, देखो यार हमारे यहां पे भी हो रहा है, तुम भी करो अपने यहां पर। तो उससे हुआ क्या, उससे हुआ ये कि जो फ्रेंच आर्मी जो होती है, वो जो नेबरिंग कंट्रीज जो होते हैं, लाइक हॉलैंड हो गया, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, है ना, इन सब में जो है घुस जाती है और अपने आइडियाज को जो है और ज्यादा फैलाती है। तो ये सारी चीजें कहां पर हुई भाई, फ्रांस में हुई। और जब फ्रांस में हुई तो इससे हुआ क्या, फ्रांस में जब हुई ना, तो उससे पूरा यूरोप जो है कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होता है। और फिर आप देखोगे ऐसे यहां से जो है कहानी
बदलनी शुरू हो जाएगी, है ना। अगली क्लास में हम किसके बारे में पढ़ेंगे भाई? अगली क्लास में हम बात करेंगे सब कुछ सही चल रहा था, फिर बीच में क्या हुआ, बीच में थोड़ा ब्रेक लग गया और उस ब्रेक का नाम था नेपोलियन। और नेपोलियन की भाई क्या खूबियां थी, क्या कहानियां थी नेपोलियन की, उन सब के बारे में जो हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। तो आई होप आपको सारी जो चीजें इस लेक्चर से रिलेटेड वो बहुत अच्छे से जो है क्लियर हो गई होंगी। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।